नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर मैं बात करूंगा कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। कार्बनिक रसायन में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंटेंट है। बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। मैं एक उदाहरण के द्वारा दोनों में एक उदाहरण लेकर आपको एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फार्मूला या आणविक सूत्र डिस्कवर करके बताऊंगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं, आणविक सूत्र से आप क्या समझते हैं, ज्ञात करने की तरीके या विधि बताइए, या कैसे ज्ञात करते हैं वो लिखिए आता है। तो आपको थ्योरी लिखना रहता है। अगर कम मार्क्स का है तो थ्योरी लिखेंगे, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा। या कई बार इससे न्यूमेरिकल सवाल भी पूछा जा सकता है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड में अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब से मैं यहाँ पर टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन आपको अदर टाइप्स के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन थ्योरी जरूर आता है, याद रखेंगे, थ्योरी हमेशा आता है। उस थ्योरी को मैं एग्जाम्पल के बेस पे क्लियर कर रहा हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, आणविक प्रश्न के रूप में दिया हुआ है। मैं उसके बेस पे आपको इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। मैं बात करता हूँ सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र के बारे में। जी हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? किसी भी यौगिक का वह सरल से सरल सूत्र जो उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसका मूलानुपाती या सरल सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहने का मतलब होता है सरल सूत्र, या सिंपल फार्मूला कह सकते हैं। मतलब कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, तो उसका वह सरल से सरल सूत्र जितना सिंपल हो सके उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है। कौन सी संख्या को प्रदर्शित करेगा? अपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करेगा। वो कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। यह हो गया इसका सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा आप यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सूत्र यही बताता है कि इस यौगिक में जो कंपाउंड आपको मिला हुआ है उसमें कितने प्रकार के तत्व और उस तत्व की कितनी परमाणु की संख्या मिला हुआ है, उसका पारस्परिक अनुपात ही प्रदर्शित कर पाता है। समझ में आया? क्या कर पाता है? केवल पारस्परिक अनुपात ही प्रदर्शित कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैं नाम लूँ, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड कहता हूँ CH2O फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें आपको एक रेशियो दिखाई दे रहा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रेशियो है 1:2:1, 1:2:1 का दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 की वैल्यू में दिखाई दे रही है। मतलब ये परमाणुओं की संख्या के पारस्परिक अनुपात को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या का भान या ज्ञान या बोध हमको इस मूलानुपाती सूत्र से, एम्पिरिकल फार्मूला से नहीं होता। अब मैं बात करने वाला हूँ उस मेथड के बारे में जिस मेथड में आप लोग मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है। आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है, मिल सकता है, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये मैं सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए, आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए इस एग्जाम्पल को मैंने लिया है। ठीक है, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की वैल्यू 19.04% है, समझिए इसको, कार्बन की वैल्यू 19.04%, हाइड्रोजन की वैल्यू यदि कार्बन की वैल्यू 19.04%, हाइड्रोजन की वैल्यू 5.0% और ऑक्सीजन की वैल्यू यदि 75.9% है, 75.9% है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, समझ लीजिए। कोई ऑर्गेनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की वैल्यू 19.04% है, हाइड्रोजन की वैल्यू 5.0% है, ऑक्सीजन की वैल्यू 75.95% है। तो बताइए इस कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? ऐसा पेपर में सवाल पूछा जाता है। ठीक है,
तो मैं इसको कैसे सॉल्व करना है वो मेथड के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखें, थ्योरी आपकी बुक में है, एग्जाम्पल भी होगा, क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, और लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो पूछा जाता है थ्योरी पूछा जाता है, लेकिन मैं थ्योरी के बेस पे ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो मैं चलता हूँ मेथड की ओर कि हम मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको किसी भी यौगिक का अगर मूलानुपाती सूत्र हमको ज्ञात करना है, इंपेरिकल फार्मूला अगर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उस तत्व के परमाणु भार से भाग दिया जाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र अगर आपको ज्ञात करना है तो हमें सर्वप्रथम उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को, प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा देख लीजिए, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस तत्व के परमाणु भार से भाग दिया जाता है। मतलब इस प्रतिशत मात्रा को इसके परमाणु भार से भाग दिया जाता है। कार्बन का प्रतिशत मात्रा को कार्बन के परमाणु भार से भाग देंगे, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को हाइड्रोजन के परमाणु भार से भाग देंगे, ऑक्सीजन के प्रतिशत मात्रा को ऑक्सीजन के परमाणु भार से भाग देंगे। इस प्रकार उस यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाएगी। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। हम लिखते हैं तत्व या एलिमेंट, ठीक है, फिर लिखते हैं परसेंट, फिर लिखते हैं एटॉमिक मास या परमाणु भार, फिर लिखते हैं आपेक्षिक संख्या, ठीक है, और आखिर में लिखते हैं परमाणुओं का सरलतम अनुपात। परमाणुओं का सरलतम अनुपात, ये ऐसा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ मैं, तत्व, परसेंट, एटॉमिक मास, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं का सरलतम अनुपात। अब इसको डिस्कवर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको इन तीनों तत्वों को बारी बारी से नोट कर लेना है। एक तत्व है कार्बन, दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, तीसरा तत्व है ऑक्सीजन। क्लियर है? ये तीन तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला विधि आपने ऐसा पढ़ा कि मूलानुपाती सूत्र अगर हमको ज्ञात करना है तो तत्वों की प्रतिशत मात्रा को, तो प्रतिशत मात्रा पहले लिख लेंगे हम। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना है, 19.04% है। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 5.0% है। और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 75.95% है। ये लिख लिए, ठीक है। अब हम अपनी जानकारी के लिए इसका एटॉमिक मास भी लिख लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। आपको मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलेगा जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, वो परमाणु क्रमांक से जस्ट डबल देखने को मिलेगा, याद रखेंगे हमेशा। हाइड्रोजन का परमाणु भार हमेशा एक ही माना जाता है क्योंकि 0.08 होता है उसका, 0.008 होता है उसका परमाणु भार, इसीलिए ठीक है, तो इसको एक मानते हैं हम लोग क्योंकि 5 से ज़्यादा ऐसा ले लेते हैं उसको। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका परमाणु भार या एटॉमिक मास होता है 16। तो ये हो गया आपका 3 कैटेगरी मिल गया। अब यहाँ इसके बाद आगे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट रूल्स में मैंने कहा था कि तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे। तो लिखते हैं, चलो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी थी, 19.04 डिवाइडेड बाय हिज एटॉमिक मास 12। ठीक है, कितना आएगा थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक वैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को हम इसके परमाणु भार से भाग देंगे, जितना आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भार से भाग देंगे, जितना आएगा उसको लिख लेंगे। अगर आप 19.04 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएगा 12 1 जा 12, और उसके बाद में बचा आपका 70, तो फिर हो जाएगा 12 5 जा 60, मतलब ये हो जाएगा 1.5, और लास्ट में आएगा 1.58 के लगभग आएगा, 1.58। ठीक है, आप इसको निकाल के देख सकते हो। उसके बाद अगर 5.0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर है? उसके बाद में 75.95 को 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 16 4 होता है, क्या होता है 64 होता है, आप जानते हैं। उसके बाद में आता है 64, तो 119 हो गया, तो ये हो जाएगा 16 7 जा 112 हो जाएगा। मतलब ये आएगा 4.7 और लास्ट में आएगा 474 के लगभग आएगा। ये हो गया परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या हो गई। क्या हो गई, परमाणु की आपेक्षिक संख्या हमने ज्ञात कर लिया। समझ गए? पहला काम आपका खत्म, पहला नियम आपका खत्म मूलानुपाती सूत्र का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, परमाणु की प्रतिशत मात्रा को, मतलब किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा से उस तत्व के परमाणु भार से भाग देकर अपेक्षिक संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पहला काम खत्म।
अब दूसरा काम, इस प्राप्त आपेक्षिक संख्या को सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से भाग देने पर यौगिक के अणु में परमाणुओं का सरल अनुपात प्राप्त हो जाता है। मतलब जितना आपेक्षिक संख्या आया हुआ है, इन सभी आपेक्षिक संख्या को सबसे कम आपेक्षिक संख्या वाले से भाग देंगे तो उसका सरल अनुपात प्राप्त हो जाएगा। हमने लिखा ना नेक्स्ट कॉलम में परमाणुओं का सरल अनुपात, तो निकाल लीजिए सबसे छोटा परमाणु आपेक्षिक संख्या क्या है 1.58। तो पहले 1.58 को, जो कि आपेक्षिक संख्या निकला था कार्बन का, इस 1.58 को हम डिवाइड करेंगे 1.58 से ही, क्योंकि परमाणु का सरलतम अनुपात हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से बाकी को भाग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है 5 देखने को मिल रहा है, आपेक्षिक संख्या 5 है हाइड्रोजन का, इसको डिवाइड करेंगे 1.58 से, जो आएगा इसको इधर नोट करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट में बचता है आपका 4.74 को हम डिवाइड करेंगे 1.58 से, तो क्या आएगा उसको इधर नोट कर लेंगे। 1.58 को 1.58 से डिवाइड करोगे आएगा 1। उसके बाद में 5 को 1.58 से डिवाइड करोगे, यह आता है 3.16 के लगभग आता है। आप इसको करके देख सकते हैं, मैंने करके देखा है, मैं वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको। और लास्ट में आता है 4.74 को 1.58 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है लगभग 3 आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको सभी परमाणुओं का सरलतम अनुपात दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर एक ऐसी कैटेगरी दिखाई दे रही है जो दशमलव में है, बाद में इसको हम पूर्णांक प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो दूसरा पॉइंट हमने कहा था थ्योरी कि परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या वाले से भाग देंगे तो परमाणुओं का सरल अनुपात प्राप्त हो जाता है। ये हो गया दूसरा। तीसरा आता है कि जो संख्याएं पूर्णांक है तो अच्छी बात है, अगर वो संख्या पूर्णांक नहीं है तो किसी पूर्ण संख्या से गुणा करके उसको पूर्णांक बना लेंगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि कार्बन की मात्रा कितनी आ गई 1, हाइड्रोजन की कितनी आई 3.16 और ऑक्सीजन की कितनी है 3 है। तो यहाँ पर 3.16 जो है पूर्णांक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी को 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जैसे 1 × 2 हाइड्रोजन का 3.16 में 2 का गुणा करेंगे, ऑक्सीजन का जो 3 आया है उसमें 2 का गुणा करेंगे। क्या क्या आया देखिए, इसमें C का 2 आया, हाइड्रोजन का 3 दूनी 6 आएगा, 16 दूनी 32 होगा, तो दशमलव के पहले स्थान तक हम लेते हैं। ठीक है, फिर 3 दूनी 6 आया। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। मतलब यदि वो संख्या पूर्णांक नहीं है तो किसी पूर्ण संख्या से गुना करेंगे। हमने पूर्ण संख्या लिया 2, इस पूर्ण संख्या से हमने गुना किया और हमको क्या प्राप्त हुआ, पूर्णांक प्राप्त हुआ है। ये पूर्णांक संख्या है उस यौगिक के अणु में परमाणुओं का सरलतम आपेक्षिक अनुपात प्रदर्शित करता है। ये उस कार्बनिक यौगिक में, जिस कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हम ज्ञात करने जा रहे हैं, उसका ये उस यौगिक में उपस्थित अणु में परमाणुओं का सरलतम आपेक्षिक अनुपात प्रदर्शित करता है। यह सरलतम अनुपात प्रदर्शित कर रहा है, याद रखेंगे। अब क्या करेंगे, चौथा नंबर का पॉइंट आता है कि यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के संकेत उसके पास पास रखकर ऊपर प्राप्त पूर्णांक संख्याओं को उनके दाईं ओर नीचे रखकर उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेता है। देखिए ध्यान से, मैंने पूरा स्टेप क्लियर किया है, ये 4th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों कौन कौन से, देखिए एक तत्व है C कार्बन। ठीक है, संकेत पास पास रखकर ऊपर प्राप्त पूर्णांक संख्याओं को उनके दाईं ओर लिखेंगे। तो C के बाद में इसका पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ है 2, हाइड्रोजन का पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ है 6, ऑक्सीजन का पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ है 6। तो इस प्रकार हमको एक उस कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो गया, जिसकी चर्चा हमने शुरू में किया था क्वेश्चन के रूप में कि कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू इतना इतना था। ठीक है, उसका हमने डिस्कवर किया परमाणु मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की विधि से, तो हमको क्या मिला C2H6O6 हमको प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये हो गया एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो गया। क्लियर है? इस मूलानुपाती सूत्र में हम आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, अब जाएंगे आणविक सूत्र की तरफ। आप समझ गए होंगे कि मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने थ्योरी कहा, थ्योरी के बेस पे इसको सॉल्व किया। ये आपके आणविक प्रश्न में भी मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा दिक्कत नहीं है, इस बेस पे आप सब बना सकते हैं। मान लो कभी कभी वैल्यू किसी एक का 2 का दिया है, 1 का नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे 2 को जोड़कर उसे 1 में घटा देंगे। कहने का मतलब पूरे 100% दिया है तो 100% होता है, तो 100% में 2 को जोड़ के घटा दोगे तो तीसरा वाला निकल जाएगा। मान लो कार्बन हाइड्रोजन के दिया है परसेंट और ऑक्सीजन का नहीं दिया है, तो क्या करोगे दोनों को जोड़कर 100 में माइनस कर
कर दोगे तो ऑक्सीजन की वैल्यू निकल जाएगी। आपको ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आणविक सूत्र के बारे में कि आणविक सूत्र या अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन में जाऊंगा कि किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसके एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में वास्तविक अनुपात को प्रकट करता है उस यौगिक का आणविक सूत्र कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में वास्तविक अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह आपेक्षिक अनुपात को प्रदर्शित कर रहा है, याद रखना, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, समझ में आया? सरल उसके आपेक्षिक अनुपात को दिखाता था मूलानुपाती सूत्र, लेकिन ये वास्तविक अनुपात को प्रकट करने वाला है। वो आणविक सूत्र जो होता है वास्तविक अनुपात प्रकट करने वाला होता है, याद रखेंगे। इसे यौगिक का आणविक सूत्र कहते हैं या अणु सूत्र कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, कार्बनिक यौगिक में वह सूत्र जो उसके एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में वास्तविक अनुपात को प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणक होता है। अणुसूत्र क्या हो सकता है? मूलानुपाती सूत्र के समान होगा या उसका सरल गुणक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं शो कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एग्जाम्पल आपको मिलता है CH2O के रूप में। यह फॉर्मएल्डिहाइड का मूलानुपाती सूत्र है, वह अणुसूत्र है, मतलब ये एक समान आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? मूलानुपाती सूत्र किसका है? ये फॉर्मएल्डिहाइड का। ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों लगभग सेम होता है इसका। लेकिन अगर हम ग्लूकोज देखें, लाइकेस ग्लूकोज अणु का हम सूत्र देखते हैं, ग्लूकोज का अणुसूत्र देखें जैसे C6H12O6। ठीक है, तो ये 6H12O6 क्या है? इसी का सरल गुणक है, देख सकते हैं आप, इसी का सरल गुणक है। आप ठीक है, समझ में आया? कितना गुणक है? सरल गुणक है। अगर मैं n = 6 कर दूं यहाँ पर, तो C1N यहाँ पर n है, CnH2n ऐसा होता है और ON होता है। तो इसमें n = 6 कर दूं तो C6H12 2 × 6 = 12 और O में n = 6 है तो O6 हो गया। तो ये इसका सरल गुणक होता है। ठीक है, अतः अणुसूत्र बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n × एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर, इसी को हम दूसरे भाषा में लिखते हैं n बराबर होता है अणुभार। अणुभार मतलब जो मोलिकुलर मास या वेट कहेंगे अपन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, ये होता है n = क्या होता है? अणुभार अपन मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार कहने का मतलब किसी भी अणुभार को, यौगिक के अणुभार को मूलानुपाती सूत्र भार से अगर डिवाइड करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी यौगिक का अणुसूत्र निकालने के लिए पहले उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। मान लो कोई मूलानुपाती सूत्र हमको मिला है, फिर उस कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं। अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार का भाग देकर n का मान ज्ञात कर लेते हैं। उस मूलानुपाती सूत्र को n के मान से गुणा करके अणुसूत्र निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये भी बिल्कुल सरल और सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं इसके लिए शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर। एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा लूँ कि मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है, मेथड में जा रहा हूँ, विधि में जा रहा हूँ, मेथड को एक एग्जाम्पल के बेस पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। मान लो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की वैल्यू 48.66% है, ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। हाइड्रोजन की वैल्यू 8.11% है। ठीक है, और मान लो ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, तो क्या करोगे? आपको ऑक्सीजन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर 100 में माइनस कर दोगे। तो कैसे निकालेंगे इसको? O = 100 - 48.66 प्लस 8.11 क्या आएगा? आप निकाल सकते हैं 43.23% आएगा, 23% आएगा। मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई? 43.23% हो गई। क्लियर है? ठीक है, अब कहता है कि इसका हमको मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात करना है और इसका अणुसूत्र या आणविक सूत्र भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे सिंपल इसी विधि से। तो लिखते हैं फटाफट। ठीक है, एक होता है तत्व, कॉलम बनाते हैं। दूसरा परसेंट, एटॉमिक मास, अपेक्षिक संख्या, परमाणुओं का सरलतम अनुपात, परमाणुओं का सरलतम अनुपात, ये पहले वाले जैसे लिख लीजिए फटाफट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की वैल्यू कितनी है? कार्बन की वैल्यू
48.66% है। हाइड्रोजन की वैल्यू 8.11% है। ऑक्सीजन की वैल्यू अभी हमने निकाला 43.23% है। एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 सॉरी ऑक्सीजन कार्बन का 12 होता है, सॉरी 12 होता है ना, याद रखेंगे। आपेक्षिक संख्या जैसे ज्ञात करेंगे 48। आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? इसके प्रतिशत मात्रा को इसके परमाणु भार से भाग दे देते हैं। मतलब 48.66 डिवाइडेड बाय 12, इसमें क्या हो जाएगा 8.11 डिवाइडेड बाय 1, ये क्या हो जाएगा 42.23 डिवाइडेड बाय 16, ऐसा हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? मैंने इसको डिवाइड करके देख लिया है, आप भी देख सकते हैं इसको करके। ये आएगा 4.055, ठीक है। इसमें आएगा इसका अपेक्षिक संख्या 8.111 है इसलिए, और इसमें 2.70 आएगा। ये मैंने करके देख लिया है, मैंने निकाल लिया है इसको, ठीक है। अब परमाणु का सरलतम अनुपात ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे कम अपेक्षिक संख्या वाले से सारे अपेक्षिक संख्या को डिवाइड कर देते हैं। सबसे कम क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2.70 दिखाई दे रहा है, तो 2.70 से सबको डिवाइड कर देंगे। 55 डिवाइडेड बाय 2.70, ये हो जाएगा 8.11 डिवाइडेड बाय 2.70, और ये हो जाएगा 2.70 डिवाइडेड बाय 2.70। जो आएगा वो होगा परमाणु का सरलतम अनुपात होगा, ठीक है। तो इसमें जो सरलतम अनुपात प्राप्त होगा ये होगा 1.50 होगा। इसमें जो सरलतम अनुपात प्राप्त होगा 3.00 होगा, इसमें 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको एक मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करता हुआ या मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक वैल्यू जो है, इसमें कार्बन की जो वैल्यू है कितना आया? अभी परमाणु का सरलतम अनुपात क्या आया? कार्बन की 1.50 आया, ठीक है। हाइड्रोजन की कितना आया? 3 आया, और ऑक्सीजन की कितना आया? 1 आया। लेकिन यहाँ पर देखिए 1.50 है, तो अब क्या करेंगे हम इसको किसी पूर्ण अंक से गुना करके इसको पूर्णांक बना लेते हैं। पूर्णांक से गुना करेंगे तो कार्बन की वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या क्या आएगी? देखिए 1.50 इंटू 2, 3 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो क्या आया? कार्बन की वैल्यू कितना आएगी? 3, दशमलव के बाद को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अर्थात यहाँ पर एक फार्मूला आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है C3H6O2। ये इसका मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र हो गया। क्या हो गया? इंपेरिकल फार्मूला हो गया। क्लियर है? अब मैंने शुरू में सवाल किया था आपसे कि आणविक सूत्र क्या होता है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद जब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाता है तो मूलानुपाती सूत्र में हम जब मूलानुपाती सूत्र भार पहले ज्ञात करेंगे इसका, ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो भार कैसे ज्ञात करते हैं। C3H6O2 में मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, एम्पेरिकल फार्मूला मास ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। मूलानुपाती सूत्र भार कैसे ज्ञात कर रहे हैं? कार्बन की भार कितना होता है? 12 और कितने अणु हैं? 3, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 3, देख लीजिए। फिर प्लस हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1, कितने अणु हैं? 6, तो ये होगा 6 गुणित 1 प्लस धन। फिर आखिरी में देखिए आप ऑक्सीजन की मात्रा कितनी यहाँ पर? 2 अणु हैं, ठीक है। कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, और इसका भार कितना होता है? 16, तो ये होगा 16 गुणित 2, ठीक है। टोटल अगर इसको आप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 12 × 36, 6 एकम 6, 16 दूनी 32, तो टोटल आप करेंगे तो ये होता है 74 आएगा। देख लीजिए आप करके। इसका आणविक मूलानुपाती सूत्र भार क्या आया? 74 आया, ठीक है। तो हम इसका वाष्प घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं इसका, ठीक है। क्या ज्ञात कर सकते हैं? वाष्प घनत्व। इसलिए कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि वाष्प घनत्व क्या होता है ये जानने के लिए। तो गैस का अणुभार, गैस का जो अणुभार होता है, किसी भी पदार्थ का अणुभार होता है, वो वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मूलानुपाती सूत्र भार को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये निकलता है वाष्प घनत्व। ये क्या निकलता है? वाष्प घनत्व। सब चीज़ मैंने इसमें क्लियर कर दी, वाष्प घनत्व आया, ठीक है। अब अणुभार क्या होता है देखिए। तो अणुभार एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अणुभार बराबर क्या होगा? 2 गुणित वाष्प घनत्व होता है। 2 गुणित वाष्प घनत्व। 2 वाष्प घनत्व कितना आया? 37 आया, ठीक है। बराबर क्या है? फिर 74 आ गया। अब आप देखिए अणुसूत्र बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है? N इंटू
इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, n इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला। तो इसमें n बराबर क्या हो जाता है, अणुभार, अणुसूत्र भार, मॉलिक्यूलर मास अपान इम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मैं इसको आगे ले चलता हूँ। हम लोग अणुभार अभी निकाले, मॉलिक्यूलर मास निकाले 74, और मूलानुपाती सूत्र भार हमने निकाला था 74। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगा और आएगा सिर्फ 1। ठीक है, तो अणुसूत्र बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n बराबर क्या आया 1, तो यहाँ पर आया 1, और इम्पेरिकल फार्मूला हमने ऊपर निकाला था, क्या निकाला था, C3H6O2 निकाला था। ठीक है, निकाला था, तो n बराबर यहाँ पर अणुसूत्र बराबर क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर आ जाएगा C3H6O2 आया। ठीक है, ये होता है फार्मूला। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फार्मूला लिख दिया, n इंटू ये मतलब एम्पेरिकल फार्मूला होता है, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है 74/74, 1 आ गया, 1 आया, n इक्वल टू 1। तो इसमें जब हम मूलानुपाती सूत्र का गुणा करते हैं तो हमको ये मिला। तो यहाँ पर आप देखिए ये अणुसूत्र निकल गया। ये जो अणुसूत्र होता है ये वास्तविक संख्या को, मतलब किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणुओं में वास्तविक अनुपात को दर्शाने वाला होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको थ्योरी को अच्छे से तैयार कर लेना कि क्या क्या मैंने कहा है, किस बेस पे इसको सॉल्व किया है, उसके बेस पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो के अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू।